हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का फिर से 60 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कल हमने 60 ऑब्जेक्टिव किया था और आप लोगों का जवाब बहुत अच्छा रहा। देखते हैं फिर से हम 60 ऑब्जेक्टिव करते हैं। आप लोग बताइएगा कितना सही और कितना गलत जा रहा है। शुरू करते हैं। इसमें आपको ना 1 2 3 4 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5 और 6 लगभग 1 से लेकर 6 चैप्टर तक आपको ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिला हुआ मिलेगा। शुरू करते हैं बुआ। पहला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा होगा। क्या है, किसमें रंध्रों एवं जड़ों का अभाव होता है? यहाँ जो सवाल है, रंध्रों एवं जड़ों का अभाव होता है। अगर हम जड़ की बात करें, जड़ तो जड़ पाया जाता है ड्रेसिना में भी, मार्सिलिया में भी, हाइड्रिला में भी और जलकुंभी में भी। ये चारों में जड़ पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रंध्र जो होता है ना, वो हाइड्रिला में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता। फिर से समझना बाबू, जड़ जो होता है ना, जड़ वो चारों ऑप्शनल जो है ना, वो चारों के चारों में पाया जाता है। जबकि जो रंध्र है, स्टोमाटा, वो हाइड्रिला में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगला सवाल। वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? घास में या मक्का में या गेहूं में या सैल्विया में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, सैल्विया में वायु परागन नहीं होता है। किसमें? सैल्विया में वायु परागन नहीं होता है। किसमें बुआ? सैल्विया में वायु परागन की क्रिया नहीं होती है। चलते हैं सवाल आगे। बीज चोल खाया जाता है किसका? बीज चोल किसका खाया जाता है? शरीफा का खाया जाता है या सेब का खाया जाता है या नारंगी का खाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो बीज चोल खाया जाता है शरीफा का। बीज चोल किसका खाया जाता है? शरीफा का। बीज चोल और किसका खाया जाता है? तो लीची का भी बीज चोल खाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है अगला सवाल? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? समलैंगिकता, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता या उभयलिंगिता? यह आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, यौन द्विरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? यौन द्विरूपता कहलाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 में लिखा गया है ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस बीजांड। तो सवाल यहाँ था ऑर्थोट्रोपस बीजांड होता कैसा है? तो ऑर्थोट्रोपस जो बीजांड होता है वो उल्टा होता है, याद रखना। ऑर्थोट्रोपस बीजांड कैसा होता है? उल्टा होता है। पर यहाँ सवाल है किस में पाया जाता है? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हेलियंथस अनुअस। हेलियंथस अनुअस, हेलियंथस अनुअस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और ये बीजांड होता कैसा है? तो ये उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। चलते हैं सवाल नंबर 6 नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 में लिखा है कि शुक्रवाहिका की लंबाई कितनी होती है? शुक्रवाहिका, तो पहले ये बताइए शुक्रवाहिका किसका भाग है, नर जननांग का या मादा जननांग का? तो शुक्रवाहिका जो है ना, वो नर जननांग का भाग है। और इसकी लंबाई जो होती है ना, वो होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ देखिए 25 मीटर लिखल है, जो गलत है। 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। अधिवृषण, क्या सवाल है? अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? तो अधिवृषण भी पाया जाता है किसमें बाबू? तो अधिवृषण पाया जाता है नर में। तो अधिवृषण की लंबाई होती है लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। अधिवृषण की लंबाई लगभग कितना होता है? 6 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। और इस सवाल में थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा कि अधिवृषण की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है या 6 मीटर होती है। लेकिन हमारे हिसाब से 6 सेंटीमीटर, फिर एक बार लेकिन देख लीजिएगा बुआ कि 6 मीटर या फिर 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे हिसाब से 6 सेंटीमीटर ही होगा। अगले सवाल की ओर आइए। वृषण कोश, वृषण कोश जिसको हमने कल बताया था, कल वाले वीडियो में, कि इसको कहा जाता है स्क्रोटम भी कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्रोटम। तो वृषण कोश शरीर के तापमान से कितना कम रखता है? तो कल हमने कहा था दूध से लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या रखता है? कम रखता है। तो दूध से अगर 2.5 नहीं रहेगा तो हम लोग दूध से क्या मारेंगे बाबू? 3 मारेंगे लगभग। तो आंसर नंबर इसमें क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दूध से 3, दूध से क्या हुआ? 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले सवाल आइए। सर्टोली कोशिका, कौन कोशिका? सर्टोली कोशिका का खोज किसने किया था?
तो सर्टोली कोशिका का खोज किया था एनरिको सर्टोली, ऑप्शन नंबर ए, एनरिको सर्टोली ने। सर्टोली कोशिका का खोज किसने किया था? एनरिको सर्टोली ने किया था। सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? तो सर्टोली कोशिका का काम होता है शुक्राणु को, किसको? शुक्राणु को पोषण देना। शुक्राणु को पोषण प्रदान करना किसका काम है? वह सर्टोली कोशिका का काम है। किसका काम है? सर्टोली कोशिका का काम है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। घोड़े के नाल के आकार का कौन होता है? घोड़े के नाल के आकार का कौन होता है? तो घोड़े के नाल के आकार का होता है कौन? अधिवृषण। घोड़े के नाल का आकार का होता है अधिवृषण। अधिवृषण होता है, कौन होता है? अधिवृषण होता है। अगला सवाल, शुक्राशय पदार्थ। शुक्राशय पदार्थ छोड़ता है, मतलब शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय क्या है? ग्रंथि। शुक्राशय एक ग्रंथि होती है जिसकी संख्या होती है नर में कितना? 2। ये जो शुक्राशय ग्रंथि है वो कौन से पदार्थ को छोड़ती है? साइट्रेट को छोड़ती है, या फ्रक्टोज को छोड़ती है, या इनोसिटोल को छोड़ती है, या इनमें से सभी? तो सही ऑप्शन जो इनका हो जाएगा वह इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी के सभी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक स्त्री से संबंधित है? कौन सी तकनीक जो है ना स्त्री से संबंधित है? तो क्या लिखा? मुखीय गोली। यहाँ तकनीक नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए तो कौन सा अच्छा तकनीक ना, सही बात है, स्त्री से संबंधित है। तो यहाँ लिखा है मुखीय गोली, लिखा है ट्यूबेक्टोमी, लिखा है वासेक्टोमी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी को हिंदी में कहते हैं नलिका उच्छेदन। नलिका उच्छेदन, जिसमें फैलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया जाता है। अगर रहता वो पुरुषों से संबंधित है तो हम लोग आंसर मारते हैं वासेक्टोमी, जिसको कहते हैं शुक्रवाहिका उच्छेदन। इसमें शुक्रवाहिका को काट करके बांध दिया जाता है। अगला सवाल 13 नंबर सवाल कहता है जन्म से पहले भ्रूण को जांचने की विधि का नाम बताइए। जन्म से पहले, जन्म पूर्व भ्रूण को, मतलब जन्म से पहले अगर हम भ्रूण को जांचते हैं तो उसका विधि का नाम क्या है? लेप्रोस्कोमी है, या एमनियोसेंटेसिस है, या विरेचन है, या कोइटस इंटरप्टस है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एमनियोसेंटेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? उल्व वेदन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उल्व वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? उल्व वेदन कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। सवाल नंबर 14 में आइए क्या लिखता है। सवाल नंबर 14 में लिखता है निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? मतलब जन्म को नियंत्रण करने वाला जो युक्ति है वह स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन? डायफ्राम, या मुखीय गोली, या निरोध, या कॉपर्टी। तो स्त्री के द्वारा प्रयोग होता है कौन कौन? तो डायफ्राम भी स्त्री के द्वारा प्रयोग होता है, मुखीय गोली भी स्त्री के द्वारा प्रयोग होता है, कॉपर्टी भी स्त्री के द्वारा प्रयोग होता है। लेकिन निरोध है, निरोध जिसको कंडोम के भी नाम से जानते हैं, यह स्त्रियों के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ पुरुष लोग करते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में लिखता है कि सहेली। तो सहेली जो है ना एक प्रकार की गोली है। सहेली जो है एक प्रकार की गोली है। कौन गोली है? तो गर्भ निरोधक गोली। गर्भ निरोधक गोली है कौन? सहेली। सहेली जो है एक गोली है, गर्भ निरोधक गोली है, और मादा गर्भ निरोधक गोली है। देखो लिखा मादा गर्भ निरोधक गोली है, और प्रयोग किया जाता है कैसा? रोजाना, या साप्ताहिक, या तिमाहिक, या मासिक। तो साप्ताहिक प्रयोग करते हैं। कैसा प्रयोग करते हैं? वह साप्ताहिक प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और भी 2 गोली का नाम याद रखिएगा। एक गोली का नाम है बाबू माला एन, और एक गोली का नाम है माला डी। और इसका जो प्रयोग होता है वह मासिक चक्र के पहले दिनों से लगभग 21 दिनों तक लगातार प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर सवाल हो चुका। अब हम पहुंचते हैं बाबू 16 नंबर सवाल में क्या लिखता है। आप लोग इसी प्रकार बने रहिए और बताइएगा ऑब्जेक्टिव कितना बेहतर जाता है, कितना सही, कितना गलत जाता है। RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है गर्भ निरोधन में, गर्भपात कारक के रूप में, एमनियोसेंटेसिस के रूप में, या म्यूटाजन के रूप में। तो गर्भपात कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है 486 का। RU 486 का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने क्या नज़र आ रहा है? एलिफेंटेसिस कारक है।
एलिफेंटेसिस को कहा जाता है हाथी पाँव। क्या कहा जाता है? हाथी पाँव। तो हाथी पाँव नामक जो बीमारी होती है वो कृमि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कृमि। और दो कृमि का नाम याद रखिएगा। कई कृमि का नाम याद रखिएगा? दो कृमि। कई कृमि? दो कृमि। एक कृमि का नाम है बुचेरिया, एक कृमि का नाम है बुचेरिया बैनक्राफ्टी। हमने क्या कहा? बैनक्राफ्टी, बैनक्राफ्टी। और एक का नाम रखिएगा बुचेरिया मलाई। तो दो कृमि याद रखिएगा। एक हमने कहा बुचेरिया बैनक्राफ्टी और एक याद रखना बुचेरिया मलाई। तो इनमें से आपको ढूंढना होगा कि कौन सा आंसर सही है। एलिफेंटेसिस एस्केरिस के कारण, टीनिया के कारण, बुचेरिया का कारण एंड अमीबा। तो आंसर हम हो जाएगा बुआ सी बुचेरिया। और बुचेरिया में दो बुचेरिया होता है, एक का नाम है बुचेरिया बैनक्राफ्टी और एक का नाम है बुचेरिया मलाई। और इन्हीं दोनों के कारण होता है क्या? एलिफेंटेसिस, जिसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। चलते हैं सवाल नंबर आगे। 18 नंबर सवाल में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? देखो यहाँ लिखा, जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। कौन? टाइफाइड, ये जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग, ये भी जीवाणु से होता है। डिप्थेरिया, ये भी जीवाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है ना, इन्फ्लुएंजा एक वायरस ही है, इसी के नाम से एक वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी होती है। तो यही है जो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। कुष्ठ रोग होता है किसके द्वारा? ये जो कुष्ठ रोग है ना, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा मतलब बैक्टीरिया द्वारा, विषाणु द्वारा मतलब वायरस द्वारा, कवक के द्वारा मतलब फंगी के द्वारा, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है कुष्ठ रोग। अगला सवाल, ओंकोजिन क्या लिखा? ओंकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए, पोलियो के लिए। तो ओंकोजिन कैंसर के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए बाबू? कैंसर के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में लिखा जा रहा है, एसिटाबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है? एसिटाबुलेरिया एक प्रकार का क्या है बुआ? शैवाल है। क्या है? शैवाल है। और याद रखना, एक और याद रखना, एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में भी ना इसको प्रयोग, एक याद रखना, एक और शैवाल का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, क्लोरेला। क्लोरेला एक सवाल है, क्लोरेला ये भी एक सवाल है बाबू, बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लोरेला भी एक प्रकार का सवाल है और एसिटाबुलेरिया भी एक प्रकार का क्या है हुआ? सवाल है। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। क्लोरेला भी एक प्रकार का सवाल है और इसका प्रयोग ना एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में करते हैं, मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। फिलहाल आगे की ओर चलते हैं। अनुलेखन के समय, अनुलेखन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ता है वो क्या कहलाता है? ग्राही कहलाता है या इनहेसर कहलाता है या नियामक कहलाता है या प्रमोटर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रमोटर कहलाता है। क्या? प्रमोटर कहलाता है। डीएनए अणु में, जिसमें डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा? तो एक व्यक्ति का नाम था चारगैफ, एक व्यक्ति का नाम क्या था? चारगैफ एक व्यक्ति हैं। इन्होंने बताया था कि किसी भी डीएनए में ए की जो मात्रा होती है ना वो बराबर होता है टी के मात्रा के, और सी की जो मात्रा होती है वो बराबर होता है किसकी मात्रा के? जी के मात्रा के बराबर होता है। तो साइटोसिन 18 है, इसका मतलब साइटोसिन मात्रा अगर 18 है तो जी की भी मात्रा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 कितना हो गया? 36। तो 100 में से अगर हम 36 को घटा दें, 100 में से अगर हम 36 को घटा दें, कितना में से? 100 में से 36 को अगर हम घटा देते हैं तो हो जाएगा आपका कितना हुआ? 64। कितना हो जाएगा? 64। अगर हम इस 64 को दो भागों में बांट दें, दो भागों में, तो हो जाएगा कितना हुआ? 32। क्योंकि ए की मात्रा टी की मात्रा बराबर है तो दो भाग हो गया, तो 64 का आधा हो जाएगा 32। इसका मतलब एडेनिन की मात्रा कितना हो जाएगा? 32 और थायमिन की भी मात्रा कितना हो जाएगा? 32। तो सवाल पूछा गया था एडेनिन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा? तो होगा वो 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सवाल को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमने क्या कहा? एक व्यक्ति का नाम था चारगैफ। चारगैफ महोदय ने कहा था कि ए की मात्रा जो होती है ना, ए की मतलब डीएनए में ए की जो संख्या होती है, मात्रा जो होती है वो टी की मात्रा के बराबर होती है, और सी की जो मात्रा होती है ना वो जी की मात्रा के बराबर होता है। तो देखो साइटोसिन का मतलब सी कितना है? 18। इसका मतलब जी भी कितना हो जाएगा? 18। तो दोनों मिला करके हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 36।
और टोटल होता है 100, तो 100 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 64। और इस 64 में कई भाग है, 2 भाग, एगो एडेनिन है, एगो कौन है थायमिन है। और एडेनिन थायमिन की मात्रा बराबर है, इसका मतलब इसका आधा करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा 32। तो सिंपल भाषा में करेंगे तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले सवाल को चलें, 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल में लिखता है कि आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है। तो याद रखना टीआरएनए का जो संरचना होता है वो क्लोवर पत्ती के जैसा होता है और इसका आकार एक और बार याद रखना एल के आकार का होता है, एल के आकार का होता है। अगला सवाल की ओर, एमआरएनए का एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है। एमआरएनए का जो निर्माण होता है ना वो केंद्रक में होता है। कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखना कि एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। कहाँ होता है, केंद्रक में। अगला सवाल, ग्रिफिथ महोदय ने मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे ना उन्होंने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही जो है ना वो आनुवांशिक पदार्थ है। तो ग्रिफिथ महोदय ने डीएनए को सिद्ध किया था कि आनुवांशिक पदार्थ है। इसके लिए उन्होंने चूहा को लिया था और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लेकर सिद्ध किया था और रूपांतरण प्रयोग किया था। कौन प्रयोग, रूपांतरण प्रयोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल में क्या लिखता है कौन द्विगुणी संरचना है। द्विगुणी संरचना का मतलब 2n संरचना कौन है, अंडाणु नहीं, ये अगुणी संरचना है मतलब n है। भ्रूणपोष ये त्रिगुणी संरचना है मतलब 3n है। युग्मनज, हाँ युग्मनज जो है ना जिसको जायगोट कहते हैं ना यही होता है बाबू क्या, द्विगुणी संरचना होता है। अगले सवाल की ओर आइए, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल, कौन एक लिंगी, क्या कहा, कौन एक लिंगी है। सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो यहाँ बाबू एक लिंगी जो है ना वो पपीता है। सरसों द्विलिंगी है, गुड़हल भी द्विलिंगी है, मटर भी कैसा है, द्विलिंगी है। तो पपीता जो है ना वह कैसा है, एक लिंगी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 29 का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 29 के बाद हम आते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर जो सवाल लिखता है वो क्या लिखता है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। क्या लिखा, एनीमोफिली। एनीमोफिली ए से समझना एयर, एयर ए से समझना एयर, तो एयर एनीमोफिली हो जाएगा, हवा के द्वारा परागण हो जाएगा। क्या हुआ, हवा के द्वारा। चमगादड़ के द्वारा परागण को कैरिप्टोफिली कहते हैं, कैरिप्टोफिली कहते हैं, इस बात को याद रखना हुआ। चिड़िया के द्वारा परागण को शायद कहा जाता ऑर्निथोफिली कहा जाता, क्या, ऑर्निथोफिली। और घोंघा के द्वारा परागण को शायद कहा जाता है इसको देख लेना बाबू, शायद मेलिकोफिली कुछ ऐसा ही कहा जाता है, कंफर्म नहीं बोल रहे हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल को कहा गया निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागण होता है। तो जितने भी द्विलिंगी पौधे होते हैं ना, द्विलिंगी पौधे जितने होते हैं ना वो सभी में स्वपरागण की क्रिया देखी जाती है। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कौन जून को, 5 जून को। कै जून, 5 जून। कै जून, 5 जून। नर युग्मक क्या कहलाता है। तो नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है जो अगुणी संरचना होता है। और मादा युग्मक पूछा जाता है कि मादा युग्मक क्या कहलाता है। तो मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु कहलाता है। अगले सवाल की ओर चले, जम्यूल का निर्माण किस में होता है। जम्यूल का निर्माण किस में होता है, ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या स्पंज में। तो जम्यूल का निर्माण स्पंज में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल है 35 नंबर सवाल में लिखता है कि किसे बंगाल का आतंक कहा गया। बंगाल का आतंक इंग्लिश में टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल को हो चाहे बंगाल का आतंक किसे कहा गया है। तो जलकुंभी को कहा गया। किसको कहा गया, जलकुंभी को। जलकुंभी का दूसरा नाम है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ बाबू याद रखना। और इस जलकुंभी को एगो पगला का नाम है कोची वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस ये पगला था, वारेन हेस्टिंगस, और यही अपने पत्नी को देने के लिए लाया था, याद रखना, शायद अमेरिका से लाया था भारत में, अमेरिका से लाया था भारत को। इसको कोई फूले नहीं मिला था। कौन फूल लाया था जाकर के, जलकुंभी को लेकर आया था। कौन, ये पगला जिसका नाम है वारेन हेस्टिंगस, अपनी पत्नी को देने के लिए लाया था। कहाँ, भारत लाया था। और इसकी मात्रा आज भारत में इतनी बढ़ गई है कि जिसे बंगाल का आतंक के नाम से जानते हैं। कौन, जलकुंभी को।
आई जो जलकुंभी होता है ना, पानी में से, कहाँ से, पानी में से ऑक्सीजन को सोख लेता है। पानी में से किसको सोख लेता है? ऑक्सीजन को सोख लेता है, जिसके कारण पानी में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं ना, वो जलीय जीव मरने लगते हैं, उनकी मृत्यु होने लगती है। साथ ही साथ पूरे तालाब को छेकने के कारण उस तालाब में अंदर में सूरज का प्रकाश नहीं जा पाता, जिसके कारण में जलीय जीव मरने लगते हैं। इसीलिए बंगाल का आतंक के नाम से जाना गया, किसको हुआ? जलकुंभी को जाना गया। चलते हैं अगला सवाल। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है कंद के द्वारा, जिसको ट्यूबर कहते हैं। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है कंद के द्वारा, जिसको हम लोग ट्यूबल कहते हैं। आगेब में होता है बुलबिल के द्वारा, किसमें? आगेब। आगेब में होता है किसके द्वारा? बुलबिल के द्वारा होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर, कोनिडिया का निर्माण कौन करता है? कोनिडिया का निर्माण कौन करता है? तो कोनिडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है। कोनिडिया का निर्माण पेनिसिलियम होता है, और इन्हीं पेनिसिलियम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक को निर्माण किया था। सबसे पहले एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। टेटिंकल्स, क्या कहा? टेटिंकल्स नामक संरचना किसमें पाई जाती है? तो टेटिंकल्स नामक संरचना पाई जाती है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर। 39 में लिखता है पादपों में उभयस्थानी मतलब एम्फीबियन। पादपों में उभयस्थानी का मतलब एम्फीबियन, मतलब जो थल पर रहता है और जो जल में भी रहता है। जो स्थल पर रहता है, जो जल में रहता है, उसको कहते हैं हम लोग उभयस्थानी कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा को कहा गया। किसको कहा गया? ब्रायोफाइटा को कहा गया। ब्रायोफाइटा को कहा गया। अगला सवाल याद रखना, क्या कहता है अगला सवाल? समयुग्मक पाए जाते हैं, मतलब समयुग्मक का निर्माण किस में होता है? तो समयुग्मक का निर्माण होता है क्लेडोफोरा में। ऑप्शन नंबर डी, क्लेडोफोरा में होता है समयुग्मक का निर्माण। किसमें? क्लेडोफोरा में होता है समयुग्मक का निर्माण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। किस ग्रंथि को, क्या कहता है, किस ग्रंथि को अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं? तो कॉर्पस लुटियस को, कॉर्पस लुटियस को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और ये कॉर्पस लुटियस से निकलने वाला जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या बोले? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस लुटियस से निकलता है। इसको पित्त पिंड के भी नाम से जानते हैं, पित्त पिंड के नाम से जानते हैं। कॉर्पस लुटियस को पित्त पिंड के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल 42 नंबर सवाल। 42 में लिखता है अंडाशय से अंडाणुओं को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडाणुओं को बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग कहते हैं अंडोसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और अंडोसर की क्रिया जो होती है वो 14वें दिन होती है। अंडोसर की क्रिया जो होती है वो 14वें दिन होती है। अंडोसर की क्रिया कब होती है? 14वें दिन होती है। इस बात को याद रखना होगा। सवाल नंबर 43 में क्या लिखता है? 43 में लिखता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, महिलाओं में निकलता है। कहाँ निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ निकलता है? महिलाओं में निकलता है। कब? और कब नहीं, मतलब कह सकते हैं यौवनारंभ के समय निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और उसके बाद यौवनारंभ के बाद ही एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू होता है महिलाओं में। और निकलता है कहाँ से? अंडाशय से। कहाँ से निकलता है? अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और इसी इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, कौन हार्मोन के कारण? फिर से चलें, एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से निकलता है, महिलाओं में निकलता है। इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण महिलाओं में कुछ अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे परिवर्तन में बोला हुआ मासिक चक्र जो होता है, इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। रजोधर्म उसी को कहते हैं, और ऋतुस्राव चक्र हम लोग उसी को कहते हैं। मतलब तीनों का नाम हुआ भले अलग अलग है, लेकिन तीनों का मतलब ही एक ही होता है, मासिक चक्र ही होता है। और इनमें से हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो लीडिंग कोशिका याद रखना ब्रीसन में पाया जाता है। कहाँ? ब्रीसन में पाया जाता है, जो नर जननांग का भाग है, जिसकी संख्या होती है 2। तो लीडिंग कोशिका पाई जाती है ब्रीसन में। और लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? एक बात बहुत फेमस है कि लीडिंग कोशिका से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? तो लीडिंग कोशिका से पुंजन हार्मोन निकलता है। कौन हार्मोन? पुंजन हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। अगला सवाल, 1 महीने के तुरंत बाद क्या बनता है? 1 महीने के तुरंत बाद क्या बनता है? तो हृदय। 1 महीने के तुरंत बाद क्या बनता है? हृदय। 1 महीने के तुरंत बाद क्या बनता है? हृदय बनता है। अगला सवाल आते हैं। अगला नंबर सवाल में क्या लिखा जा रहा है? तो हो रहा है अगला नंबर सवाल का नंबर 46 सवाल। 46 में लिखता है शुक्राणु का पूरा शरीर किससे ढका होता है? शुक्राणु जो है ना वो नर जननांग शुक्राणु जो है ना वो
नर युग्मक कहलाता है। नर युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु, और इसकी संरचना होती है अगुणित, सर्पाकार होता है, ये बात याद रखना बुआ। तो इसका ढका होता है प्लाज्मा झिल्ली से। कहाँ से? प्लाज्मा झिल्ली से। शुक्राणु का कौन सा भाग ऊर्जा कक्ष कहलाता है? ऊर्जा कक्ष का मतलब जहाँ पे ऊर्जा भरे होते हैं वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो याद रखना वो होता है मध्य खंड, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कहाँ होता है? मध्य खंड। कौन खंड? मध्य खंड, जहाँ पाया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसलिए उसको ऊर्जा कक्ष के नाम से हम लोग क्या करते हैं वो जानते हैं। अंडप्रजक है। अंडप्रजक है कौन है? मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, या इनमें से सभी। अंडप्रजक का मतलब वैसे जीव जो अंडे देते हैं। अंडप्रजक का मतलब वैसे जीव जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, उसको अंडप्रजक कहा जाता है। एक होता है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक या उसको कहते हैं जरायुज कहते हैं, जरायुज कहते हैं या सजीव प्रजक कहते हैं, जो बच्चों को जन्म देता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल आइए, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में, और कितना? -196 डिग्री सेल्सियस पर। -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में वीर्य को हिमीकृत किया जाता है। अगला सवाल आइए 50 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। हीमोकोरियल अपरा, अपरा का मतलब होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम होता है कि मादा के शरीर में जो भ्रूण का विकास हो रहा था वहाँ आवश्यक भोजन सामग्री को पहुँचाना और बेकार पदार्थों को बाहर निकालना अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। और यहाँ सवाल है हीमोकोरियल अपरा किस में पाया जाता है? तो हीमो का मतलब हीमोसोपियंस, हीमो का मतलब सेपियंस बाबू, होमोसेपियंस सॉरी। तो होमोसेपियंस किसका नाम है? मानव का, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 52 नंबर सवाल में क्या लिखता है? निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है? कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है? वो है कौन बुआ? पित्तपिंड। पित्तपिंड अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे। पित्तपिंड का दूसरा नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम याद रखना बुआ। अगला सवाल आइए, मनुष्य के नर की बात कहा। नर में गुणसूत्र की संख्या होता है 46, जोड़ा में 23, तो उसका बनावट होता है 44 प्लस क्या हुआ? x/। अब मादा रहता था 44 प्लस x, तो नर की बात किया है तो 44 प्लस हो जाएगा x/। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 44 प्लस x/। हो जाएगा। अगला सवाल है 54, एक संकर क्रॉस क्या लिखता है? एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात होता है 3 अनुपात कितना होता है? 1। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। जबकि अगर पूछा जाता है जीनोटाइप अनुपात, तो जीनोटाइप अनुपात बोलते हैं 1:2:1, 1:2:1। अगले सवाल की ओर आइए, ZZ या ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा जाता है? तो याद रखना पक्षी में। पक्षी कौन है? घोंघा है या तिलचट्टा है या मोर है या मनुष्य में है? तो मोर में देखा जाता है। मोर, यहाँ रहना पक्षी आएगा आंसर, पक्षी आंसर आएगा। तो हो सकता है मोर आ जाए, कबूतर आ जाए, मैना, तोता, कुछ आ जाए। तो याद रखना जेड पक्षी में होता है, यहाँ मोर है तो हम लोग मोर मारेंगे। 56 नंबर सवाल में क्या लिखता है? लिखता है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बहुअलील कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बहुअलील कहलाता है। द्विसंकर क्रॉस में क्या बोला? द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी या फेनोटाइप अनुपात क्या होता है? फेनोटाइप का मतलब होता है बुआ बाहरी लक्षण के अनुसार को देख करके, बाहरी लक्षण। अब बोला द्विसंकर क्रॉस के, यहाँ बोलना चाहिए था F2 पीढ़ी में। तो फेनोटाइप अनुपात होता है कितना बुआ? 9:3:3 क्या होता है? 1। फेनोटाइप अनुपात 9:3:3 होता है। अगला सवाल, पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को कहा गया है युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहा गया? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 59 नंबर सवाल में क्या लिखता है? 59 नंबर सवाल में अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकता के नियम को दिया था किसने? वो मेंडल ने। मेंडल महोदय ने अनुवांशिकता का नियम दिया था और इसे अनुवांशिकता का जनक भी कहा गया। सवाल नंबर 60, और 60 में कहा गया है, ऐसे कहा गया 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो लास्ट होता है वो अंत भला तो सब भला। तो सब आंसर मारिएगा बुआ, इसका क्या आंसर होगा? जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है?
होलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी या डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 60 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। तो हमने आज देखा 60 क्वेश्चन। इस 60 क्वेश्चन में आपने कितना नंबर लाया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हैं तो बेहतर अच्छा ना लगता है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना नंबर आया तो बेहतर लगता है बुआ। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार करिएगा कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।